नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 2 सप्ताह का वक्त, 14 दिन और फिर जंग में होगी अमेरिका की एंट्री, या फिर खुलेगा दुनिया का सबसे खौफनाक पुतिन का पेंडोरा बॉक्स। वो पेंडोरा बॉक्स जो एक बार खुल गया तो फिर शुरू होगा रूस का वो ऑपरेशन डेड हैंड, जिसके बाद न सिर्फ तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा बल्कि दुनिया के खात्मे के आसार बन जाएगा। ट्रंप ने युद्ध पर फैसला लेने के लिए 2 सप्ताह का वक्त क्यों लिया है? क्या ट्रंप चीन और रूस के ईरान के साथ आने से डर गए हैं, या फिर ट्रंप ने नेतन्याहू को 2 सप्ताह का वक्त दे दिया है कि खमेनेई को मारने के लिए सिर्फ 14 दिन है? लेकिन क्या खमेनेई का मरना चीन और रूस को इस जंग का हिस्सा बना देगा? और क्या खमेनेई इन 14 दिनों में ही इजराइल को खत्म कर देगा? क्योंकि ईरान ने इजराइल पर किया है क्लस्टर बम का इस्तेमाल, वो क्लस्टर बम जो दुनिया में बैन है। आज हम आपको बताएंगे क्या है पेंडोरा बॉक्स, क्या है रूस का दुनिया को खत्म करने का ऑपरेशन डेड हैंड, और ट्रंप के 14 दिन के अल्टीमेटम की वजह क्या है। साथ ही आपको बताएंगे ट्रंप के यू टर्न का दैनिक कैलेंडर। शुरुआत करते हैं तस्वीर के साथ। इस तस्वीर को जरा देखिए, क्योंकि ये जंग 8वें दिन में खत्म हो चुकी है और इस 8वें दिन की रात तक इस जंग में जो सबसे महत्वपूर्ण रहा वो एक बम का इस्तेमाल रहा। और वो बम कौन सा है, जरा देखिए। जिस बम का इस्तेमाल किया गया है वो क्लस्टर बम है। ईरान ने मिसाइलों के हमले के दौरान इजराइल पर क्लस्टर बम दागे हैं। ईरान ने ऐसा आम लोगों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया है, ये इजराइल का बयान है। लेकिन ये क्लस्टर बम क्या है? क्या वाकई में ये बेहद खतरनाक है? जरा समझिए, क्लस्टर बम जो दुनिया में बैन है उसका इस्तेमाल ईरान ने कैसे किया, और क्या यही वो बम है जिसका जिक्र करते हुए इजराइल और अमेरिका ईरान से डर रहे थे? दरअसल क्लस्टर बम असल में सैकड़ों छोटे छोटे बमों का संग्रह होता है। ये बम बीच रास्ते में फटकर बहुत बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे टारगेट के आसपास भी भारी नुकसान पहुंचता है। इसका इस्तेमाल दुश्मन देश की सीमा और सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। 2008 में डबलिन में कन्वेंशन ऑफ क्लस्टर म्यूनिशन संधि हुई। इस संधि में क्लस्टर बमों को रखने, बेचने या इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई। हालांकि दुनिया के कई देशों ने इस संधि का विरोध किया और सदस्य इसके नहीं बने। इनमें भारत, रूस, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और इजराइल शामिल थे। सितंबर 2018 तक इस संधि पर दुनिया के 108 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। 2008 में कन्वेंशन को अपनाने के बाद से 99% वैश्विक भंडार नष्ट हो चुके हैं। भले ही क्लस्टर बमों का उत्पादन और इस्तेमाल प्रतिबंधित है, लेकिन अमेरिका, इराक, उत्तर कोरिया, जहां तक कि इजराइल समेत दुनिया के कई देशों पर इसके प्रयोग करने के आरोप लगे हैं। अब ईरान पर भी इस प्रतिबंधित बम के इस्तेमाल का आरोप लगा है। तो क्या खमेनेई अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल इजराइल को रोकने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अगले कुछ सप्ताह में ही ईरान परमाणु बम बना लेगा। और क्या वाकई में जिन 14 दिन के अल्टीमेटम और 14 दिन के बाद पुतिन के पेंडोरा बॉक्स के खुलने का जिक्र हो रहा है, क्या उसके पीछे की वजह एक टेलीफोन पर हुई बातचीत है? वो बातचीत जो चीन और रूस के बीच में हुई है, क्योंकि 20 जून 2025 फोन पर बातचीत 1 घंटे के आसपास हुई। इसका उद्देश्य था ईरान का समर्थन, और परिणाम चीन और रूस ने कहा कि हम ईरान के साथ हैं। एक बातचीत 19 को भी हुई। क्या वाकई में इस बातचीत ने अमेरिका को डरा दिया? क्या वाकई में इस बातचीत ने अमेरिका को 2 सप्ताह इस जंग को और देखने और मॉनिटर करने के लिए मजबूर कर दिया? क्योंकि अमेरिका के तेवर इस मीटिंग के बाद नरम पड़े, ट्रंप के सुर बदले। चीन और रूस की बातचीत के बाद ट्रंप के तेवर कमजोर पड़े। जैसे ही चीन और रूस ने ईरान के पक्ष में अपना खुला समर्थन दिया,
अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर वो इस जंग का हिस्सा बना तो अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ट्रंप ने एक बार फिर से यू टर्न लेकर बयान दिया। अमेरिका ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत की संभावना है, ऐसे में हम ईरान पर हमला करें या नहीं 2 सप्ताह में फैसला लेंगे। शायद ट्रंप इस जंग में कूदने के बाद के परिणामों का विश्लेषण करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते कि वो जंग का हिस्सा बने, लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो, साथ ही न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद हो और मध्यस्थता ट्रंप के जरिए ही हो, यानी बिचौलिया ट्रंप बने। ये इसलिए क्योंकि रूस ने मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया तो ट्रंप ने क्या कहा ये बताएं, उससे पहले हम आपके सामने यू टर्न लेते ट्रंप का दैनिक कैलेंडर जारी करते हैं। इस कैलेंडर को जरा देखिए, यह कैलेंडर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कैलेंडर में यू टर्न कैसे ट्रंप ले रहे हैं ईरान और इजराइल की इस जंग के दौरान, इसमें एक एक तारीख और बयान बेहद महत्वपूर्ण। शुरुआत करते हैं 13 जून के साथ। हमले और भी क्रूर होंगे। इजराइल ने जो हमले ईरान पर किए, ट्रंप 13 तारीख को ही कूद गए और बोले कि यह सिर्फ शुरुआत है, हमले अभी और भी ज्यादा होंगे। अब देखिए जरा 14 जून को अगले दिन कह रहे हैं कि इजराइल के हमले बेहद शानदार हैं। जो ट्रंप इस वक्त सीज फायर की बात कर रहे हैं, ईरान के सरेंडर की बात कर रहे हैं, खुद अपने जरिए मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, वो 14 जून को कह रहे थे कि इजराइल के हमले बेहद शानदार हैं। 15 जून को कहते हैं कि अमेरिका युद्ध में शामिल हो सकता है, यह 15 जून को कहा जाता है। 16 जून को क्या कहा जा रहा है? 16 जून को कहा जा रहा है कि ईरान परमाणु संपन्न ना हो, इसके लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है और इसके लिए अगर उसे जंग के मैदान में कूदना भी पड़ा तो वो जंग के मैदान में भी कूदने को तैयार है। आगे देखिए जरा 17 जून को क्या बयान दिए जा रहे हैं। ईरान को डील माननी होगी। दरअसल जिस तरीके से अमेरिका ने यूक्रेन को डराकर धमकाकर हथियार ना देने की धमकी देकर वहां के रेयर अर्थ मेटल की डील की, बिल्कुल ऐसे ही वो ईरान के लिए भी एक ऐसा माहौल तैयार करा जिसमें वो अमेरिका की बात को माने। और इसीलिए 17 जून को एक और अल्टीमेटम दिया गया कि ईरान को डील माननी होगी। 18 जून ईरान बिना शर्त समर्पण करे, यह बयान दिया गया। हालांकि इसके बाद खमेनेई ने कहा कि ईरान सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करता है, इसके अलावा दुनिया में किसी देश के सामने सिर वो झुकाने को तैयार नहीं है। और 19 जून को 2 सप्ताह में फैसला लूंगा। आप सोचिए, हर दिन ट्रंप का बयान ईरान और इजराइल की इस जंग में आ रहा है और हर दिन एक नया बयान आ रहा है। दुनिया को चाहिए कि ट्रंप के बयानों का एक दैनिक कैलेंडर जारी करे और उस कैलेंडर की एक कॉपी को व्हाइट हाउस में ट्रंप के कमरे के अंदर लगाया जाए, जिसमें ट्रंप ये देखे कि दिन बदलने के साथ उनके खुद के सुर कैसे बदलते हैं, दिन बदलने के साथ ट्रंप कैसे अपने बयानों को बदलते हैं और ट्रंप कैसे हर दिन एक नए रंग में नजर आते हैं। लेकिन सवाल इन सबके बीच में एक और, इस दैनिक कैलेंडर को एक बार छोड़ भी दिया जाए और क्या 14 दिन के अल्टीमेटम के बाद यह संभव है कि अमेरिका इस युद्ध का हिस्सा होगा? एक बार सोचिए जरा, अगर अमेरिका युद्ध में कूदा तो फिर क्या होगा? जरा इसको भी समझिए, एक एक पॉइंट के जरिए आपको समझाते हैं। ट्रंप का या अमेरिका का इस जंग में कूदने का पहला परिणाम जो होगा वो यह होगा कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रंप के आने का मतलब होगा रूस और चीन का सीधा इसमें इन्वॉल्व होना। दूसरा जो कारण होगा, जो खतरा होगा, वो होगा परमाणु युद्ध का खतरा, क्योंकि उसके बाद 3 परमाणु देश एक दूसरे के खिलाफ होंगे। अमेरिका और रूस, जिनके पास दुनिया में मौजूद हथियारों का 90% का जखीरा है, और वर्तमान में तीसरे पायदान पर बैठा चाइना। 3 सबसे बड़े परमाणु संपन्न देश एक दूसरे के खिलाफ होंगे और इससे भी बड़ा असर जो होगा वो होगा आर्थिक मंदी का असर। पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी नजर आएगी और एक ऐसा आंकड़ा जो किसी ने प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान देखा होगा, वो होगा नागरिकों की मौत और शरणार्थियों का संकट। और अंदाजा लगाइए, पहले विश्व युद्ध में लगभग 4% लोगों की मौत हुई थी, दूसरे विश्व युद्ध में लगभग 8% के आसपास। और इस वक्त जब दुनिया में इतने परमाणु हथियार हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते मौतों का आंकड़ा कितने करोड़ के अंदर जाएगा।
पांचवा जो इसका परिणाम होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और कूटनीति पूरे तरीके से फेल हो जाएंगी। हालांकि वर्तमान में भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सिर्फ एक रबर स्टैंप के तौर पर वैश्विक कूटनीतिक राजनीति के अंदर नजर आती है, वैसे भी वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आती। लेकिन इन सब के बीच में ट्रंप एक तरफ 14 दिन का वक्त दे रहे हैं, दूसरी तरफ पुतिन जो ईरान और इजराइल के बीच में मध्यस्थता कराने का प्रस्ताव दे रहे हैं उसको ट्रंप नसीहत दे रहे हैं, जबकि ट्रंप खुद चाहते हैं कि मध्यस्थता हो, ट्रंप खुद चाहते हैं कि सीजफायर हो, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके जरिए हो। अगर दुनिया में बिचौलिया नंबर 1 का टैग किसी को मिले तो वो ट्रंप साहब, जो अपने व्हाइट हाउस में एक आतंकी मुनीर को बुलाकर लंच कराते हैं और फिर उस लंच के बदले में मांगा जाता है कि मुनीर बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाए कि ट्रंप शांति दूत है और इन्हें शांति का नोबेल मिलना चाहिए। बहरहाल ईरान और इजराइल युद्ध की मध्यस्थता करने के पुतिन के प्रस्तावों को ट्रंप ने अस्वीकार कर दिया। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति से कहा कि पहले उन्हें खुद के संघर्ष की मध्यस्थता करनी चाहिए। ट्रंप का इशारा यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध से था, जिसमें ट्रंप मध्यस्थता का प्रस्ताव दे चुके हैं। पेस्कोव ने इस बात से इनकार किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्द अपमानजनक थे। पेस्कोव ने कहा कि हर किसी की एक अलग तरीके की भाषा होती है। राष्ट्रपति ट्रंप के बोलने का अपना अनूठा ढंग है और अपनी अनूठी भाषा है। हम काफी उदार हैं और उम्मीद करते हैं कि हर कोई हमारे प्रति उदार होगा। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, ट्रंप ने तो खमेनेई के मारने की चेतावनी दे दी। ट्रंप ने तो ईरान के खात्मे और उसके सरेंडर की चेतावनी दी, जिसको रूस ने बड़ी सख्ती से लिया। और ईरान और इजराइल वॉर के बीच में रूस ने उल्टा अमेरिका को ही सख्त चेतावनी दे दी। क्रेमलिन में साफ कहा गया कि ईरान में शासन परिवर्तन की बात करना अपने आप में खतरनाक है। खमेनेई की हत्या को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो बेहद गंभीर है। अगर किसी देश ने इस दिशा में कोई कदम उठाया तो वो अंजाम झेल नहीं पाएंगे। क्रेमलिन ने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन कतई मंजूर नहीं है। अगर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनेई की हत्या होती है तो यह दुनिया में खतरनाक पेंडोरा बॉक्स को खोल देगा। पेंडोरा बॉक्स क्या होता है ये आपको बताएं, उससे पहले जिन दिमित्री पेस्कोव का जिक्र हम करें, जो कि रूस के प्रेस सचिव हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा इस पर भी एक बार गौर फरमाते हैं और देखिए जरा। वो कह रहे हैं कि अगर पेंडोरा बॉक्स खुला तो ये पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगा। अगर ईरान में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो इसका अंजाम दुनिया के लिए तबाही होगा। सीधा कहा जा रहा है कि दुनिया गलती से भी पेंडोरा बॉक्स को खोलने की गलती ना करे। लेकिन ये पेंडोरा बॉक्स है क्या जिससे पूरी दुनिया के अंदर खौफ है? चलिए हम आपको समझाते हैं कि ये पेंडोरा बॉक्स दरअसल है क्या। पेंडोरा बॉक्स एक पुरानी कहावत है जो ग्रीक मिथक से आई है। कहानी में पेंडोरा नाम की एक महिला होती है जिसके पास एक रहस्यमय बक्सा होता है जिसे पेंडोरा बॉक्स कहा गया। इस बॉक्स को कभी ना खोलने का आदेश दिया गया था। पेंडोरा की जिज्ञासा ने उसे बक्सा खोलने के लिए मजबूर किया, जिससे दुनिया के अंदर सभी बुराइयां, बीमारियां और दुख फैल गए। सिर्फ पेंडोरा बॉक्स के अंदर जो कैद बचा वो थी उम्मीद, आशा। इस जंग में पेंडोरा बॉक्स खोलने का मतलब है रूस दुनिया में इतनी तबाही करेगा कि उम्मीद खत्म हो जाएगी। इसका मकसद शायद रूस का ऑपरेशन डेड हैंड को एक्टिव करना है और उससे डेड हैंड का खतरा दुनिया के अंदर बना हुआ है। अब यहां से सवाल होता है कि डेड हैंड क्या है। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जरा इस तस्वीर को देखिए और समझिए। यह है दरअसल ऑपरेशन डेड हैंड। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक मिसाइल नहीं है, ये पृथ्वी के खात्मे का काउंटडाउन है। ये दुनिया के हर देश को नक्शे से मिटाने का एक प्रोग्राम है। तो जरा देखिए और अब समझिए कि क्या है डेड हैंड जो पूरी दुनिया को चंद मिनटों में खत्म कर सकता है। दरअसल डेड हैंड एक ऑटोमेटिक हथियार प्रणाली है जिसे परमाणु हमले का जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है।
जो एक बार में एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 1600 न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकता है। डेड हैंड न्यूक्लियर सिस्टम को शीत युद्ध के दौरान बनाया गया था। अगर रूस पर परमाणु हमला हो जाता है तो यह सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से दुश्मन पर हमला शुरू कर देगा। इस प्रणाली का विकास के पीछे का बेहद खतरनाक मकसद है। अगर एक परमाणु हमले में सभी रूसी अधिकारी मारे जाएं तो भी दुश्मन पर हमले हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे होंगे? वो कैसे होंगे, जरा इसको भी समझिए कि डेड हैंड काम कैसे करेगा। जब सब मर जाएंगे उसके बाद भी ये सिस्टम कैसे काम करेगा। यह सिस्टम पहले वरिष्ठ सेना अधिकारियों के संकेतों की जांच करता है। अगर सिस्टम को किसी के जिंदा होने का सबूत नहीं मिलता तो यह परमाणु हमले के संकेतों की जांच शुरू कर देता है। डेड हैंड प्रकाश, रेडिएशन के स्तर, भूकंप, वायु दाब, गर्मी को मापकर परमाणु हमले का पता लगाए। अगर हमले की पुष्टि होती है तो डेड हैंड एक्टिवेट हो जाएगा। इसके एक्टिवेट होते ही सेना के जनरल स्टाफ के पहले से एंटर किए हुए आदेशों को देश के सभी न्यूक्लियर कमांड साइलों को भेज दिया जाएगा। माना जाता है कि संकेत बॉम्बर और पनडुब्बियों को भी पहुंचेगा और इसके बाद मिसाइल के साइलों में परमाणु हमले से सुरक्षित बचे लोग अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च कर देंगे और यह खतरनाक हथियार मॉस्को के दक्षिण में कहीं एक सैन्य बंकर में स्थित है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। लेकिन क्या वाकई में रूस में अगर कोई नहीं बचा तो भी क्या डेड हैंड एक्टिव होगा? क्या वाकई में इतना ऑटोमेटिक है कि यह डिसीजन अपने आप ले सकता है? यह भी समझिए सर। यह सिस्टम 3 सदस्यों के जरिए ऑपरेट किया जाता है, जिसका एकमात्र काम यह सुनिश्चित करना है कि सिस्टम काम कर रहा है। इसे ऑन करने के अलावा यह पूरी तरह ऑटोमेटिक है। ये 3 क्रू मेंबर जिनका जिक्र हम करें वो कोई हाई रैंकिंग अधिकारी नहीं होते। ये सिर्फ कुछ चेकलिस्ट फॉलो करते हैं। इस सिस्टम में इंसानों का दखल ना के बराबर है, जो इसे परमाणु युद्ध रोकने के लिए वैध और नैतिक बनाता है। यह सिस्टम सिर्फ संकट में एक्टिव करने के लिए बनाया गया है, लेकिन कथित तौर पर यह 2009 से ही एक्टिवेटेड है। 2009 से यह एक्टिवेटेड है, यानी अगर रूस पर एक भी परमाणु अटैक हुआ तो यह डेड हैंड एक्टिव है और वो रिवर्स रिप्लाई करेगा। 2011 में रूसी कमांडर सर्गेई कराकेव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि डेड हैंड आज भी अस्तित्व में है और काम कर रहा है। जरूरत के समय इससे सिग्नल भेजा जा सकेगा। आप सोचिए, एक जंग कैसे शुरू होते हुए एक वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है और उन सब के बीच में एक ऐसे डेड हैंड सिस्टम का जिक्र हो रहा है जो पूरी दुनिया को तहस नहस कर देगा। क्या वाकई में अमेरिका ने जो 14 दिन मांगे, ये 14 दिन ईरान और इजराइल के अंदर शांति लेकर आएंगे या पेंडोरा बॉक्स के खुलने के साथ तीसरा विश्व युद्ध? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।